जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। तो देखिए, अभी CDS 1 हुआ है ना, FCAT 1 हुआ। कुछ लोगों के क्लियर हुए होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे। जिनके क्लियर हो गए वो अब SSB की तैयारी करेंगे, है ना। मतलब बेकार अप्रोच है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो क्लियर होने के बाद SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कौन उनको सजेस्ट कर रहा है, पर ठीक है, जैसे भी है अपन SSB की प्रिपरेशन साथ ही करेंगे, ठीक है। हम एग्ज़ाम क्लियर होने का वेट नहीं करेंगे। तो जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुए वेल एंड गुड, जिनके नहीं हुए तो अब CDS 2 आ रहा है, FCAT 2 आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन करोगे। अब देखिए, इसको छोड़िए आप, मैंने कितना स्कोर किया इससे कुछ मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम ना क्लियर होने का, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है ना। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो नहीं पता। एक बेटर एक स्ट्रेटजी नहीं है जिसको फॉलो करके काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकें। मतलब काफ़ी लोग होते हैं, मैंने देखा है, जैसे अगर उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपना स्ट्रॉन्ग होता है उसको सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चन लगाने में उनको मज़ा आता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम उसको ही दे रहे हैं, पर जो उनके वीक हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए तो उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। या फिर स्ट्रॉन्ग जो उनका पॉइंट है, जो भी सब्जेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी लोग उसको बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर देते हैं कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो वीक है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। होगा क्या, मान लो ये थोड़ा ट्रिकी आ गया स्ट्रॉन्ग वाला, तो वीक में आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, स्ट्रॉन्ग जितना स्कोर तो नहीं कर पाओगे। मतलब इसमें मिनिमम एफर्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे आप, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी आ गया और आपने एफ़र्ट किया नहीं, इसलिए ये तो गया, इसमें कितना स्कोर बढ़ा लोगे, तो इसलिए भी उनका एग्ज़ाम रह जाता है। इसका लाइव एग्जांपल मेरा एक दोस्त है। अगर मैं बात करूँ CDS की, तो उसके इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों में मिला के कुछ 160 आ रहे थे। मतलब अगर मैं देखूँ ना तो उसकी ये कट ऑफ ना इससे ही क्लियर हो रही है, AFA की। इतना ही चाहिए, AFA में 160 इनफ है। बट पता है उसके GS में कितने मार्क्स थे? 19.5 कुछ थे। और आपको अगर पता होगा तो GS में मतलब हर एग्ज़ाम में 20 मार्क्स क्या है, एक मिनिमम कट ऑफ है। तो उसकी मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, इसलिए उसका कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं था, SSB नहीं दे पाया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना तो हमको स्ट्रॉन्ग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ना हमको वीक पे बहुत ज़्यादा काम करना है स्ट्रॉन्ग को नेगलेक्ट करके। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप सभी चीज़ों को पैरेलली लेके चलें, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन पैरेलल होनी चाहिए, जिससे एक किसी सब्जेक्ट पे आप डिपेंडेबल ना हो। कोई सब्जेक्ट अगर ख़राब भी आ गया तो हाँ, आपको इतना पता है कि यार ये ख़राब हो गया ना, तो अगला मेरा सही है, मैं उसमें स्कोर कर लूँगा और मैं इसको इक्वल कर दूँगा जो भी मेरा लॉस यहाँ पे हुआ है। तो उसी की बात हम करेंगे। तो पहले CDS की बात कर लेते हैं। तो CDS की बात करूँ तो दो तरह से होता है CDS। तो एक तो होता है AFA IMA और INA के लिए, जिसको हम बेसिकली IMA ही बोलते हैं, CDS IMA। और एक होता है OTA के लिए, ठीक है। इसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट। मैथ्स, जो जिनको नहीं पता है उनके लिए है, मैथ्स, इंग्लिश एंड GS। इसमें आते हैं 2, इंग्लिश एंड GS। मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 2 आवर्स में। इसमें 120 आते हैं, इसमें भी 120 आते हैं, ठीक है। ये तो सेम ही है। तो बस IMA वालों को मैथ्स एक्स्ट्रा आता है, बाकी ये दोनों एग्ज़ाम सेम ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि OTA वालों का पेपर अलग होता है, पेपर सेम ही होता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं अगर मैं इनको अरेंज कर दूं स्कोर के बेसिस पे कि कौन सा मोस्ट स्कोरिंग है और कौन सा लीस्ट है, मोस्ट टू लीस्ट अगर मैं इनको अरेंज करूँ ना, तो सबसे ऊपर आता है इंग्लिश। जिनके लिए एप्लीकेबल होगा उनके लिए मैथ्स इफ़ एप्लीकेबल, और इसके बाद आता है GS लीस्ट स्कोरिंग, ठीक है। तो हम मोस्ट से लिस्ट की तरफ ही चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की।
देखिए मैं कैसे स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी कैसे बननी चाहिए। पहले इंग्लिश को मैं एक टैग दूंगा। टैग क्या होगा? फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड कि ये आपका स्ट्रॉन्ग है या एवरेज है या वीक है। यहाँ से अपनी अप्रोच चेंज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, अगर आप मॉक लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, और अगर आपका 70 के आसपास स्कोर है तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपका स्कोर कहीं 50, 40 यहाँ पे अटक गया तो ये आपका या तो एवरेज होगा या वीक होगा। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच अलग होगी। पहले हम स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आप 70 के आसपास स्कोर कर पा रहे हो, 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप इसकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप ध्यान दो सिर्फ प्रैक्टिस पे। ठीक है, प्रैक्टिस पे आपको मैक्सिमम ध्यान देना है। और आपको प्रैक्टिस क्या करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं कहूँगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मत करना, आप पूरा जो एग्ज़ाम पेपर होता है ना वो प्रैक्टिस करो, फिर उसको एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक वीक है। जो वीक टॉपिक है ना, इसकी मोर प्रैक्टिस। तो अगली बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना। अब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग वालों के लिए। अब प्रॉब्लम आती है जो या तो एवरेज हैं या वीक हैं। तो देखिए इनके लिए पहले मैं डिवाइड करना चाहूँगा इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश के पेपर में आता है एक तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जिसको आप बोलते हो PQRS। एक आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसको आप S1 S6 बोलते हो, है ना। एक आता है आपका क्लोज टेस्ट, एक आता है आपका पैसेज, एक एरर, एक आता है आपका एरर हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। एक तो आपके फ्रेजल वर्ब आते हैं, है ना, इसके 10 क्वेश्चन होते हैं। और एक आपका या तो प्रीपोजिशन या आर्टिकल या डिटर्मिनर्स, इनके क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में ही 10। ठीक है, इसके अलावा एक आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। और पेयर्ड वर्ड्स भी आ जाते हैं कई बार, ये 1-2 बार से आने लगे हैं। तो इस तरह से हमारा लगभग पेपर आता है। ठीक है, अब इस पेपर को कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ अलग है ना। एग्ज़ाम या प्रैक्टिस, इसकी अप्रोच अलग होती है और प्रिपरेशन की अप्रोच अलग। लोगों ने इसको मिक्स किया हुआ है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं देखता था यूट्यूब वीडियोस, तो वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस कैसे अप्रोच करनी है, एलिमिनेशन यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई वो प्रैक्टिस के लिए है एलिमिनेशन, एग्ज़ाम जब अटेंड कर रहे हो तब के लिए है एलिमिनेशन। अभी प्रिपेयर कैसे करूँ? सीधे पेपर लेके बैठ जाऊँ? नहीं। अब देखिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना इंग्लिश में, वो है रीडिंग। आप रीडिंग कितना करते हो? अब रीडिंग में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो या आप पढ़ो कोई नोवेल या बुक। अब देखिए न्यूज़पेपर मेरे जैसा आदमी नहीं पढ़ पाएगा। मतलब मैं आई रियली हेट, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैंने अपनी SSB की प्रिपरेशन में पढ़ा है, मैं भाई बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैंने अपनी SSB की प्रिपरेशन में भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। क्यों? 10th में था तो मेरा सोशल साइंस में स्कोर था 49, बहुत अच्छा स्कोर था मेरा, है ना। तो मेरे को ये पसंद ही नहीं था ये सब, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। 11th में पीछा छूट गया, उसके बाद सीधे 7 साल निकल गए BTech तक। कभी मैंने न्यूज़ नहीं देखी, कोई मतलब ही नहीं था इन चीज़ों से। तो मैं अगर 8वें साल में जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीधे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं पढ़ने भी बैठ गया ना तो 1-2 दिन में फैटिक जनरेट हो जाएगा और मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। तो मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्शन था
वो नोवेल। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, या आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप पढ़ सकते हो, मान लो कुछ होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या बीए जिन्होंने किया है, जो मतलब इन चीज़ों से कनेक्टेड रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे इजीली। तो मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। बट अगर आप मेरे जैसे हो, आपका कोई लेना देना ही नहीं रहा, तो आप नॉवेल्स से शुरू कीजिए। अब नॉवेल्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे, है ना, जो थोड़ी ज्ञान वाली होती हैं, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड यू, है ना, ऐसी। या फिर आप फिक्शनल बुक पढ़ोगे जिनमें स्टोरी होती हैं। अब अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपकी कोई रीडिंग हैबिट है ही नहीं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप फिक्शनल से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें स्टोरी होती है ना, ये होती है एंगेजिंग। एंगेजिंग होती है ना, तो आपको पढ़ने में ना बोर नहीं होगे, आप पढ़ते जाओगे और आपकी रीडिंग हैबिट सही होती जाएगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो तो आप सेल्फ हेल्प बुक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो मैं कहूँगा फिक्शनल पढ़िए। अब फिक्शनल पढ़ने का एक फ़ायदा है, देखिए, फिक्शनल में होती हैं स्टोरीज़, और स्टोरी जो होती है ना, वो नॉर्मल कॉन्वो की तरह होती हैं। तो ना ओनली आपकी रीडिंग हैबिट सही होगी, बट जो जो कॉन्वो कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आने लगेंगी। तो ये डेफिनेटली आपको एसएसबी में हेल्प करेगा। भाई इंटरव्यू में तुम क्या कर रहे हो, पूरे 50-60 मिनट कॉन्वो ही तो कर रहे हो ऑफिसर से। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कॉन्वो कैसे करते हैं, है ना, वो पॉजेज़, है ना, वो पिच आप धीरे धीरे डेवलप करोगे पढ़ते हुए। तो फिक्शनल बुक पढ़ने का फ़ायदा है। बट अगर आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी काफ़ी हद तक पढ़ चुके हो, तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, अगर आपको बस एग्ज़ाम ही टारगेट करना है तो अपने अंतर मन में बिना कोई शोर करे आप इनको पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम टारगेट हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आपका टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम होगा, अगर है तो नो प्रॉब्लम। बट अगर आप एसएसबी को भी टारगेट कर रहे हो, इंटरव्यू को भी टारगेट कर रहे हो, और आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये जो आप रीड कर रहे हो ना, इसको वॉइस के साथ रीड करो, थोड़ा लाउड वॉइस के साथ इसको रीड करो। बेसिकली होता क्या है, जो अपनी टंग है ना, इसको हैबिट नहीं है बोलने की, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पे हिंदी ही बोली गई है। तो अपने को हैबिट नहीं है इंग्लिश बोलने की, तो अपने माइंड में तो हो जाती है इंग्लिश, अपन क्रिएट कर देते हैं। कॉलेज के एग्ज़ाम अपन ने इतने लिखे हैं इंग्लिश में, लिख देते हैं अपन, पर अपने को बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि अपने आप को क्या है, हैबिट नहीं है। वो हैबिट कैसे डेवलप होगी, जब आप बोलना शुरू करोगे। तो अब बोलना अपने माइंड में नहीं है, अपने दिमाग में नहीं है। दिमाग में बोलोगे तो एग्ज़ाम में श्योरली हेल्प करेगा, वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जब आप थोड़ा लाउड वॉइस के साथ बोलना शुरू करोगे ना, एक तो आपकी वॉइस जो है ना वो रिफाइन होगी, ठीक है, और दूसरा आपकी जो टंग है ना, इसको हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। अब इस हैबिट का फ़ायदा क्या है, इस हैबिट का फ़ायदा ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होगा, एसएसबी में 100% होने वाला है। इस हैबिट से ना आपको एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, आपने रीडिंग शुरू कर दी, मैंने बता दिया आपको ऐसे रीडिंग करनी है। अब इस रीडिंग का फ़ायदा क्या है वो देखिए। देखिए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या होता है, ऐसे 4 छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, मतलब एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, उसको जम्बल्ड कर देता है वो इधर उधर। अब आपको ये अरेंज करना है एक सही सीक्वेंस में। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, अब आप इतनी बुक्स पढ़ चुके हो, आप इतनी बुक्स पढ़ चुके हो कि अपनी जो जीभ है ना, जो अपनी टंग है, उसको हैबिट हो गई है इंग्लिश पढ़ने की। तो जैसे ही आप इन PQRS को पढ़ोगे ना, आपका दिमाग है ना अपने आप इनको अरेंज करने लग जाएगा। तो ये हो जाता है प्योरली रीडिंग बेस्ड है ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, प्योरली। आपको कुछ ग्रामर वामर कुछ की ज़रूरत नहीं है। तो आपके 10 मार्क्स ये हो गए रीडिंग से। सेम सेंटेंसेस के साथ होता है। वो क्या करेगा, एक सेंटेंस दे देता है पहला, ठीक है, और एक लास्ट का सेंटेंस दे देता है, इसके बीच में 4 सेंटेंस होते हैं। अब इन चारों सेंटेंस को आपको सीक्वेंस में लगाना है। ये फिक्स है पहला और ये लास्ट का फिक्स है। तो वही, अब ये जो होते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कोई ना कोई बात चल रही होती है, कोई स्टोरी या तो हिस्ट्री की होगी, या किसी ने कुछ किया है तो वो होगी। तो जब आप फिक्शनल पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि स्टोरी टेलिंग करते कैसे हैं, है ना, पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे मूव करते हैं। तो वो यहाँ काम आएगा। जब आप इनको पढ़ने लगोगे, सेम अगेन आपका माइंड फिर बता देगा, आपको चीज़ें कनेक्ट करनी आ जाएंगी कि हाँ ये हुआ,
फर्स्ट सेंटेंस से पता चल जाएगा बात कहाँ से शुरू हो रही है। अब आपको पता चल गया बात यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये अपने आप आपको आने लगेगा। तो जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है ये भी प्योरली क्या है, रीडिंग बेस्ड है। तो आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक आपको पैसेज दिया होता है, उस पैसेज में बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं 10, या तो 5-5 करके होंगे या 10 ब्लैंक का एक पूरा पैसेज होता है। तो वही अगर आप रीडिंग करने लगोगे, अब इस ब्लैंक के नीचे इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, इस वाले ब्लैंक के नीचे, तो जब आप पढ़ोगे और एक एक ऑप्शन को फिट करके पढ़ने लगोगे ना, तो सेम वही होगा। क्योंकि अब आपको जो रीडिंग हैबिट है ना, वो सही पढ़ने की है। क्योंकि आप नॉवेल्स पढ़ते आ रहे हो जो एक अच्छे किसी राइटर ने लिखे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंग्लिश तो सही होगी ना। तो आपको सही इंग्लिश पढ़ने की आदत हो चुकी है। तो जब आप गलत इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आपको माइंड अपना आप बता देगा ये गलत है, फिर आप अगला ऑप्शन ट्राई करोगे। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा सही ऑप्शन क्या है। तो क्लोज टेस्ट भी आपका प्योरली रीडिंग बेस्ड, पैसेज तो होता ही रीडिंग बेस्ड है, इसको तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैसेज तो है ही रीडिंग बेस्ड, इसमें एक पैसेज आएगा पूरा, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन लिखे होते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये एडिटोरियल्स होते हैं। पैसेज जो मैंने देखा है ये मैक्सिमम टाइम एडिटोरियल्स होते हैं न्यूज़पेपर से। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपकी अगर रीडिंग हैबिट सही है, आप रीडिंग रेगुलरली कर रहे थे, तो आपको पैसेज के आंसर भी समझ में आने लग जाएंगे। आप उसका क्रक्स जो है वो आप निकाल लोगे कि क्या है। तो ये भी रीडिंग बेस्ड है। सेम एरर में क्या होगा, पूरा सेंटेंस दे रखा है, वो पूछेगा इसमें गलत क्या है। तो वही जो मैंने अभी बताया, आपको हैबिट हो गई है सही पढ़ने की, आपको हैबिट हो गई है सही पढ़ने की। तो आपको जब गलत आप बोलोगे ना, तो आप अपने आप अटक जाओगे कि हाँ यार यहाँ पे कुछ गलत है। फिर आप थोड़े बहुत रूल पढ़ के जाओगे, हम नोट्स वगैरह शेयर करेंगे, थोड़े बहुत जब रूल पढ़ के जाओगे तो आप उनको भी कनेक्ट करने लगोगे इसमें। तो आपके एरर भी प्योरली रीडिंग बेस्ड हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है अब तक 50 क्वेश्चंस का जुगाड़ तो हो गया, सिर्फ किससे, रीडिंग से। तो रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग करनी कैसे है, अब देखिए रीडिंग करनी कैसे है। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप रीडिंग नहीं करते हो, तो मैं कहूँगा शुरू के 15 से 20 दिन आप सिर्फ रीडिंग करिए ना। ये स्ट्रेटजी है कि आप 15 से 20 दिन सिर्फ रीडिंग करिए, जितना भी आपसे हो सके, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, इतने में आप थक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो जब 15-20 दिन हो जाएंगे रीडिंग करते करते, तो जब 21वां दिन आएगा, 22वां दिन आएगा, तो आप क्या करना, अपनी रीडिंग को कर देना कम, इसको कर देना 30 से 40 मिनट, और बाकी के जो 30-40 मिनट हैं उसमें इन 5 टॉपिक्स के, जो ये अपने 5 टॉपिक हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैसेज और एरर, इनके PYQs, इनके क्या PYQs लगाना शुरू कर देना। अब देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ते जाओगे, रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, तो ये और क्लैरिटी आएगी और क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो इन 5 टॉपिक्स को टारगेट करने का तरीका ये है। अब मैं बात कर लेता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम फ्रेजल वर्ब आए थे और प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स आए थे। तो इसके लिए आपको ग्रामर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए भी थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हम यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कर लेंगे, है ना, ग्रामर की नॉलेज, या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप वो पढ़ लीजिए। तो ये तीनों चीज़ ग्रामर से होंगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है बेसिक्स, तो आप ये 30 क्वेश्चन ग्रामर के थ्रू कर लोगे। तो ये करने के बाद, पहले पढ़ने के बाद फिर इनके PYQ लगाने हैं। अब ये हो गया। अब आ जाती है भाई साहब आपकी वोकैब। वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज और जो आपके वो थे पेयर्ड वर्ड्स। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने देखा है बहुत लोगों को बताते हुए कि आप इसको एलिमिनेशन से करो, एलिमिनेशन से करो। अब जब आप इसको एलिमिनेशन से करोगे ना, वो प्रैक्टिस के लिए तरीका सही है, वो एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए तरीका सही है, प्रैक्टिस करने के लिए तरीका सही है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल मेरे जैसे हो ना, तो मेरी वोकैब तो भाई बहुत बेकार थी, क्योंकि मैं 12th तक भी हिंदी मीडियम में ही था। उसके बाद जेई भी मैंने, जो 13th मैंने किया जेई की प्रिपरेशन, वो भी हिंदी मीडियम में की। उसके बाद 4 साल की बीटेक थी तो इंग्लिश में, बट जब वाइवा होते थे तो मैं हिंदी में ही बोलता था, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में इतना कोई ध्यान देता नहीं है।
तो मेरी तो वोकैब अच्छी थी नहीं कोई। तो प्रैक्टिस के लिए आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, बट अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस पे बाद में ध्यान दोगे ना, अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा अगर आपकी वोकैब सही है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो, बट हो सकता है आपकी वोकैब ख़राब हो, तो आप हिंदू एडिटोरियल की वोकैब के आपको मॉर्निंग में 7 या 8 बजे कोई ना कोई चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जो हिंदू एडिटोरियल की वोकैब एक्सप्लेन कर रहा होगा। उसमें 15-20 वर्ड्स होते हैं, है ना, 2-4-5 इडियम फ्रेजेस होते हैं। तो आप ये वीडियो 2x पे लगा के देख लो, 30 मिनट में हो जाएगी, 25-30 मिनट में। इसके बाद या तो आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो स्लाइड्स उसने समझाई हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या उसके टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, इनको अपने फ़ोन में सेव कर लो। चलते फिरते 25-30 मिनट वीडियो तो देख लिया, चलते फिरते 2 से 3 बार पूरे दिन में, दोपहर में देख लिया, शाम को देख लिया, 2 से 3 बार बस उन स्लाइड्स को देखना है, एक नज़र मारनी है, बस हो गया। ये काम आप 25-30 दिन करो, अगर आपकी वोकैब ख़राब है तो 25-30 दिन करो। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, है ना। क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से ही लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने की अप्रोच सेम है एलिमिनेशन, बट ये प्रिपरेशन की अप्रोच नहीं है एलिमिनेशन। प्रिपरेशन आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वोकैब सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहीं पे काम आ रही है, एसएसबी में भी तो बोलना है भाई, ठीक है। वहाँ वोकैब का ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उतना वोकैब का रोल होता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आप नहीं बोलोगे पर हो सकता है इंटरव्यूअर कोई ऐसा वर्ड बोल दे फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो दिक्कत है। तो वोकैब पे थोड़ा काम करो, है ना। तो इस तरह से आप पूरा इंग्लिश अप्रोच करोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, थोड़ा टाइम लगा समझाने में, बट मेन चीज़ जो आपको करनी है, एक तो आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, बाकी ग्रामर नोट्स से देख लेंगे, वो वीडियो से देख लेंगे, और वोकैब का मैंने बता ही दिया। आप हिंदू एडिटोरियल की वोकैब देखो 2x पे देख के उस स्लाइड्स को 2 से 3 बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब इंग्लिश के बाद स्कोरिंग था मैथ्स, अब हम बात करेंगे मैथ्स की। अच्छा, अगर आपको बुक कोई फॉलो करनी है तो इंग्लिश के लिए आप बुक आती है एक एसपी बख्शी, इस बुक से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, है ना। ये अभी ट्राई मत करना, 1-1.5 महीना जब आपको हो जाए, 1-1.5 मंथ जब आपको हो जाए, जब आप लगभग PYQ ख़त्म कर चुके होगे, तब आप ये शुरू कर देना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स में क्या है, मेरा मैथ्स काफ़ी ठीक है, तो मैं लगभग 70 के आसपास स्कोर कर लेता हूँ इसमें। तो वही या तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा या एवरेज होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग वही है अगर आप 60-70 कर रहे हो तो, और इससे कम कर रहे हो तो आप एवरेज हो या वीक हो। सेम स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ। मैथ की प्रैक्टिस आप थोड़ा टॉपिक वाइज करना, है ना। जैसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन लगा लिए, फिर एवरेज के क्वेश्चन लगा लिए, ट्राइंगल के लगा लिए, है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन आप 2 से 3 दिन लगाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइप मिल जाएगा कि परसेंटेज के यार ऐसे वाले क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन मेरे से कम हो रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, उनके सॉल्यूशन देखो और उनको फिर से प्रैक्टिस करो। ये तो हो गया अगर आपका स्ट्रॉन्ग है। अब आपका एवरेज या वीक है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो, 9th और 10th की जो NCERT है मैथ्स की, वो एक बार सॉल्व कर लो। 2 या 3 दिन लगेंगे सॉल्व करने का, मतलब उसमें मेथड्स देख लो जो समझाए हुए हैं, जो थ्योरम्स उसमें समझाई हुई हैं ना, जैसे एग्जांपल उसमें दिए हुए हैं कुछ, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो देख लो। बाकी मैथ्स तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो यूट्यूब पे ट्राई करेंगे कि डिटेल में ही करें मैथ, तो ठीक है। तो यूट्यूब फॉलो करते रहना मैथ के लिए, और जो हम टॉपिक कराएंगे उसकी साथ साथ प्रैक्टिस कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। वहाँ से पेपर उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स के लिए इतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें मैथ्स की बहुत ज़्यादा कवर कर देंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ, ठीक है। अगर अच्छी है मैथ तो कोई डाउट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस प्रैक्टिस करो। या एवरेज या वीक है तो एक बार NCERT देख लो, उसके बाद यूट्यूब के थ्रू हम सब कुछ करेंगे। अगर आपको NCERT समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
हम करेंगे। अब बुक की बात कर लूँ तो RS अग्रवाल आती है एक, अब वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैथ के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी क्योंकि मेरा मैथ ठीक था, मतलब JEE क्लियर किया हुआ है मैंने, तो बाकी आप RS अग्रवाल फॉलो कर लो मैथ के लिए। अब आ जाती है भाई GS, लीस्ट स्कोरिंग, है ना। कोई 10% ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी GS मोस्ट स्कोरिंग है, नहीं तो सबकी लीस्ट स्कोरिंग होती है। जैसे मैंने फ्रेंड का एग्जांपल दिया, उसके तो मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई तो GS एटलीस्ट इतना तो पढ़ो कि आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब GS को हम अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दें तो इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और करंट अफेयर्स है, ठीक है। यही है ना। तो अब पहले बात करता हूँ हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो एग्ज़ाम के लिए ना SSB के लिए। एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के 2 या 3 क्वेश्चन पेपर देखना, हिस्ट्री के क्वेश्चन ना काफ़ी अटपटे से आ रहे हैं, मतलब आप पढ़ने के बाद भी उनको आंसर कर नहीं पाओगे सही से, तो पढ़ने का सेंस लगता नहीं है। अब SSB के लिए तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, वो आपसे बस हो सकता है इंडियन आर्मी ने या एयरफोर्स ने जो वॉर वगैरह लड़ी हैं उनके बारे में पूछ ले, वो आप यूट्यूब से कर लेना, है ना। बाकी वो हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछता नहीं है, अनलेस आपने PIQ में ही मेंशन कर रखा है कि मेरी तो हॉबी है हिस्ट्री रीडिंग। कई लोगों की होती है, हिस्ट्री पढ़ना पसंद होता है उनको, या फिर आपने रीडिंग हैबिट्स में लिख दिया, बता दिया उसको कि मैं हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, तो वो हिस्ट्री से क्वेश्चन करेगा। और अगर आपको पसंद होगा तो आपको नॉलेज भी होगी, तो वहाँ तो दिक्कत है ही नहीं। बट अगर आपको पसंद नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और ना आपको मेंशन करने की ज़रूरत है कहीं हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री को हम स्किप कर देंगे। 2-3 क्वेश्चंस मुश्किल से हो पाएंगे अगर आप पूरा पढ़ लोगे, तो भी क्या फ़ायदा है। अब रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी हम यूट्यूब के थ्रू करेंगे जितना हो सकेगा। ग्रुप में मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, हैं थोड़े गंदे मतलब लिखने में, बट आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ बचती है बुक, तो बुक तो सदाबहार है इसकी, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत बुक काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है, मतलब पूरी GS की जितनी भी बुक्स हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सबसे अच्छी बुक मेरे को लक्ष्मीकांत ही लगती है। तो आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, है ना। चैप्टर्स के टारगेट हम सेट करते रहेंगे, वो आप करते रहना, और इस तरह से आपकी पॉलिटी हो जाएगी। ज्योग्राफी बुक लेने की मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूट्यूब करेंगे और मेरे नोट्स काफ़ी ठीक हैं ज्योग्राफी के, तो मैं नोट्स शेयर कर दूँगा। बट फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको बुक पढ़नी है, अच्छी बात है, जिनको इन डेप्थ थोड़ा पढ़ना है, तो GC लियोंग एक बुक है। और हाँ, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी समझनी है तो एटलस ज़रूर ले लेना एक, ठीक है। अब पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगी। इकॉनमी काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि इसमें से 8-10 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी इनमें से 2-4 तो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। बट मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ाऊँ यूट्यूब पे, क्योंकि इकॉनमी मेरे को पसंद है, मतलब। और इकॉनमी की जो नॉलेज है ना, वो डेली लाइफ वाली नॉलेज है भाई। आपको समझ में आएगा सिस्टम कैसे काम कर रहा है ना, कैसे बैंक काम कर रही है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। तो जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम ही क्लियर करना है तो हो सकता है आप स्किप भी करके एग्ज़ाम क्लियर कर लो, है ना, दैट्स अप टू यू। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनके 10-10 क्वेश्चन करके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट जो है ना GS का, वो यही तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे 30 क्वेश्चन, और ये आपके यूट्यूब वीडियो से हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपको करना है वो 9th एंड 10th की NCERT साइंस की पढ़ लेना, 2 या 3 बार रीड कर लेना, बाकी यूट्यूब पे करेंगे तो सब हो जाएगा। रही बात करंट अफेयर की, तो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू ट्राई करेंगे, डेली या मंथली, जैसे भी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी ट्राई करेंगे। और अगर इन केस करंट अफेयर का नहीं हो पाया, क्योंकि भाई मैं अभी अकेला ही हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं हो पाता है, तो सबसे बेस्ट है आप मंथली बुकलेट लाओ, है ना, कोई सी भी ले लो, लगभग सब सेम ही आती है। मंथली बुकलेट ले लो, विज़न की आती है, विज़न की ले लो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगी।
या और भी आप सर्च कर सकते हो। मंथली बुकलेट आप करंट अफेयर की ले लो, ठीक है, और वही पढ़ लो, काफ़ी है करंट अफेयर के लिए, है ना। क्योंकि करंट अफेयर का काम एग्ज़ाम में ही है, ये वन वर्ड वाली जो करंट अफेयर है। अगर बात करूँ एसएसबी में, हाँ करंट्स की नॉलेज आपसे पूछेगा, बट वैसे करंट नहीं पूछता है कि कौन मेडल जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया। एसएसबी में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। एसएसबी में ऐसे करंट अफेयर पूछेगा जिन पे कुछ डिस्कशन हो सकता है कि भाई इसराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन करेगा जो थोड़े डिस्कशन वाले हैं, और इन पे आपको डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। हम भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएसबी से रिलेटेड हैं करंट अफेयर के, वो कवर करने का ट्राई करेंगे। तो एसएसबी के लिए करंट अफेयर बिल्कुल अलग है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है वो मंथली बुकलेट से आप कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल अप्रोच हो गई है सीडीएस के लिए, है ना। जिनकी आईएम में है उनको तीनों बता दिए, इंग्लिश, मैथ एंड जीएस, और जिनका ओटीए है उनको इंग्लिश और जीएस, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं, तो मैं अगर पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए बात करूं, तो इनका मेरिट आउट का बहुत चांस है भाई। मतलब आप ओटीए का अगर कट ऑफ देखते हो तो वो शायद 105 110 ही जाता है, बट गर्ल्स ना 120 के आसपास भी मेरिट आउट हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जीएस में तो आप हद मार के 60 भी स्कोर कर लोगे, बट अगर आपको सेफ जोन में रहना है ना, तो इंग्लिश में एटलीस्ट 70 to 80 स्कोर करो, वही सेफ स्कोर होगा। तो इंग्लिश में अपना स्कोर पुश करो। उसका एक ही तरीका है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ठीक है। तो ये था सब कुछ सीडीएस के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक और एग्ज़ाम, मतलब मैंने तो इससे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम अपनी लाइफ में नहीं दिया। हो सकता है इससे इजी भी कोई एग्ज़ाम होता हो, बट ये सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम मेरे को अब तक लगा। इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, एफकेट, इसको जल्दी निपटा देंगे। इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। अब देखिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस के लिए, जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मैथ, इंग्लिश और जीएस तो हो ही रहा है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, हमारा यूट्यूब फॉलो करना है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, यूट्यूब और पीवाईक्यू। अब जो सीडीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो अब उनका क्या है, उनको चारों ही तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और जीएस भी। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अगेन यूट्यूब एंड प्रैक्टिस, जस्ट यूट्यूब एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश के लिए जो सीडीएस के लिए अप्रोच बताइए ना, सेम ही, क्योंकि पहले क्या होता था, इंग्लिश का पेपर एफकेट का थोड़ा अलग आता था, बट अब आपको एफकेट की इंग्लिश में भी ना वो सीडीएस जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वही PQRS, S1 S6, है ना, वही फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सब देखने को मिल जाएगा। तो आप यही अप्रोच यूज़ कर लीजिए इंग्लिश में, और वो तो आपको करनी भी है, क्योंकि रीडिंग तो आपको करनी भी है, एसएसबी देना है तो भाई रीडिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप इंग्लिश की सेम अप्रोच रखिए। हाँ, जीएस के लिए स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता है एफकेट में, तो स्टैटिक जो जीएस है वो हम यूट्यूब पे करेंगे। एफकेट के लिए अलग से टैगलाइन के साथ वीडियो आएगी जो पर्टिकुलरली एफकेट के लिए ही होगी। वो सीडीएस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि सीडीएस में भी स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट पर्टिकुलरली वो एफकेट के लिए होगी। तो ये भी अपन यूट्यूब से कर लेंगे। तो एफकेट अपन इजीली निपटा देंगे, बट एफकेट में आपका जो एक कहूँ, एक जो हर्डल होता है, जो आपके सामने एक चैलेंज है ना, वो है मेरिट। क्योंकि कट ऑफ तो 150 155 जाती है, ठीक है, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बॉयज़ की बात करूँ तो 160 170 पे भी मेरिट आउट हो जाते हैं, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 220 तक भी मेरिट आउट होते हुए देखे मैंने। तो इसमें आपका मेन एम जो होना चाहिए, स्कोर का होना चाहिए, है ना। स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, एनालाइज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, फिर एनालिसिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर एनालिसिस करो। इस तरह से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी बहुत टाइम है एफकेट में, मई गया है ना आधा, 15 दिन ये है, जून है, जुलाई है, अगस्त के भी शायद एंड में होता है, तो 15 दिन उसके भी मान लो, तो 3 महीने हैं। 3 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, 4-5 बार तैयारी हो जाएगी 3 महीने में। तो एफकेट के लिए आप ये फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब बात करता हूँ मैंने स्ट्रेटजी बता दी
ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट स्टिक टू इट। अब स्टिक रहने का मतलब यही नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करते रहो। देखिए, आप इसको 5 दिन फॉलो करोगे, 10 दिन फॉलो करोगे, 15 दिन फॉलो करोगे, 16वें दिन ये स्ट्रेटजी आपको आगे खुद बोलेगी कि भाई तेरा माइंड थोड़ा ऐसा है, तो इस स्ट्रेटजी में थोड़ा ऐसा चेंज कर ले। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हो ना, तो आपका माइंड आपको हर चीज़ बता देता है। तो इस स्ट्रेटजी में अपने हिसाब से क्या चेंज करना है, वो आपका माइंड आपको 16वें 17वें दिन बता देगा अपने आप कि ये चीज़ तेरे लिए ऐसे ज़्यादा बेटर काम कर रही है, तो तुम वो फॉलो करो। मतलब ये अपने आप को मॉडिफाई करती जाएगी और तुम उस पर वर्क करते रहना, एंड इट विल वर्क। मैं बता रहा हूँ, मैं फ़ेल हुआ हूँ पर मेरी स्ट्रेटजी फ़ेल नहीं हुई भाई। और इसका लाइव एग्जांपल मैंने इसलिए ही ये दोनों स्लाइड्स डाली हैं आपको दिखाने के लिए। CDS 1 2022 का AFA क्लियर किया था मैंने, CDS 2 2022 का AFA क्लियर किया था, CDS 1 2023 का IMA क्लियर है, और CDS 2 2023 का IMA क्लियर है। और ये IMA इसलिए नहीं है कि मेरा AFA नहीं हुआ था, हुआ ये था, मैं शुरू में AFA ट्राई कर रहा था, मतलब प्रेफरेंस AFA भरता था, क्लियर हो रहा था, बट मेरे को बाद में ही समझ में आया कि मैं FCAT से भी तो AFA के AFS भी देने जा रहा हूँ, तो क्यों ना CDS से IMA के लिए ट्राई कर लेते हैं, दोनों के लिए ट्राई हो जाएगा पैरेलली। तो इन दो में मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस IMA ही डाली थी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी काम करती है, बट आपको उसको शिद्दत से फॉलो करना है, शिद्दत होनी चाहिए, है ना, गिव अप नहीं करना है। आपको कोई डाउट आ रहा है, जो चीज़ें बताई हैं, जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर ये काम नहीं कर रही है ना, वर्क नहीं कर रही है, तो आप मैसेज करो, है ना, डाउट पूछो। ये नहीं कि ठीक है छोड़ो, छोड़ना नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेटजी आपने देख लिया, आपने और भी अदर स्ट्रेटजीज़ देखी होंगी, है ना, बहुत लोग डालते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही काम करेगी, नो, हो सकता है आपके लिए कुछ और सूटेबल हो, आप ट्राई कीजिए। मेरे लिए ये बेस्ट था, और मेरे को लगता है यूनिवर्सली भी यही बेस्ट होगा कि आप सारी सब्जेक्ट्स को अप्रोच करो, है ना। ऐसा नहीं कि जो वीक है उस पर ही काम करते रहो, अपने स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो, या स्ट्रॉन्ग पे ही काम करते रहो, वीक को छोड़ दो, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग है तो इसको थोड़ा कम टाइम दो, पर टाइम दो, है ना। कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, सब कुछ। कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट इन दी एंड मिल जाएंगे, है ना। आप ऐसे कर रहे हो भाई, आज एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन कुछ नहीं किया, तो भाई कुछ नहीं होने का फिर तो ये सब फॉलो करते रहो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन ब्रीफ में एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। इंग्लिश के लिए रीडिंग है, ग्रामर के जो हम नोट्स देंगे वो हैं, और वोकैब हिंदू एडिटोरियल वाली। जीएस के लिए हिस्ट्री करना नहीं है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, नोट्स, वीडियोस। ज्योग्राफी के लिए नोट्स, वीडियोस, जीसी लियोंग, ठीक है। इकोनॉमी के लिए नोट्स एंड वीडियोस ओनली, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, वीडियोस, नोट्स तो मेरे पास है नहीं इसके, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लेना और वीडियोस हम करेंगे वो, या फिर नोट्स कहीं से अरेंज हो गए तो मैं सेंड कर दूँगा। करंट अफेयर के लिए मंथली मैगज़ीन एंड वीडियोस। उसके बाद मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स के लिए, हाँ, इंग्लिश के लिए जो बुक थी वो थी SP बख्शी। मैथ्स के लिए जो बुक है वो है RS अग्रवाल। बाकी प्रैक्टिस, वीडियोस यूट्यूब पे, बस इतना ही काफ़ी है ना। और रीजनिंग, यूट्यूब वीडियोस एंड प्रैक्टिस, बस, और कुछ नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब था। कोई डाउट है मैसेज करो, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, लिंक इनके आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता भाई आप सिर्फ रिटर्न के लिए काम करो यार, है ना। मैं चाहता तो पॉलिटी
का एक ऐसा वीडियो बना देता। आगे हो सकता है मैं बना दूँ, बट मैं अभी नहीं चाहता। हो सकता है ये बना दूँ मैं, मान लो जीएस की, पूरी जीएस की बात कर लूँ कि हाँ भाई पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे फॉलो कर लो। मतलब एक तरह से मैं अगर तुमको सॉल्यूशन दे दूँ और तुमको बोल दूँ बस एग्जीक्यूट कर दो, तो इसमें क्या मतलब क्या महानता है तुम्हारी? मैंने तुमको सॉल्यूशन दे दिया, बचा क्या है? एग्जीक्यूशन तो बहुत ईजी होता है। फ़ौज में ऑफिसर्स की ज़रूरत है सॉल्यूशन निकालने के लिए। कमांडर तुमको प्रॉब्लम बताएगा कि इतने मिलिटेंट्स आ गए हैं, भाई हैंडल करो, और सॉल्यूशन भी तुम्हें ही निकालना है और एग्जीक्यूशन भी तुम्हें ही करना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ रिटर्न के लिए तैयार नहीं करना चाहता, ये आप याद रखना। ओनली रिटर्न मेरा फोकस नहीं है। मैं हर वीडियो में एसएसबी की बात करूँगा, मैं हर वीडियो में यही बताऊँगा कि आपका एंड गोल एसएसबी होना चाहिए। आपका रिटर्न क्लियर होगा, ये ट्रुथ है। अब ये आप एक्सेप्ट करो मत करो, आपका रिटर्न क्लियर होगा, 1-2 दिन की खुशी रहेगी, 2 महीने बाद एसएसबी आएगा। अगर एसएसबी क्लियर हुआ ना, तो ही ये जो खुशी है ना, जो हैप्पीनेस जो आई है, ये सस्टेन कर पाएगी। अगर एसएसबी क्लियर नहीं हुआ ना, कुछ नहीं है, वो रिटर्न ना कोई काम का ही नहीं है ना। तो बस रिटर्न का रिज़ल्ट ला के खुद खुश होना, घर वालों को खुश करना, ये आपका एंड गोल नहीं होना चाहिए। आपका एंड गोल होना चाहिए एसएसबी क्लियर हो और आप एकेडमी ज्वाइन करो, दैट शुड बी योर एंड गोल। और उसके लिए आपको सॉल्यूशन खुद निकालने पड़ेंगे, एग्जीक्यूशन खुद करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एसएसबी देने जाओगे, फिर वही बात, एसएसबी देने जाओगे, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करोगे, है ना, साइक लिखोगे, तो वहाँ अपने सॉल्यूशन खुद निकालने हैं। वहाँ कोई सॉल्यूशन निकाल के ये नहीं कहेगा कि भाई लिख दे, वो बस प्रॉब्लम बताएगा तुमको और आपको सॉल्यूशन निकालना है और एग्जीक्यूट करना है। मैंने गाइड कर दिया, सॉल्यूशन आपको निकालना है। आपको ये देखना है कि मेरे को इनमें से कौन सी सब्जेक्ट की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सी सब्जेक्ट कम पढ़ने की ज़रूरत है, उस हिसाब से इसको अरेंज करो। हो सकता है आपकी पॉलिटी इतनी अच्छी हो कि 20 में से ऑलरेडी आप 18 कर रहे हो, तो आपको पॉलिटी को उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो बस, बाकी को टाइम दो। या अदर सब्जेक्ट के लिए ऐसा हो सकता है। काफ़ी हद तक मैंने गाइड कर दिया है, बट अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा अपने हिसाब से बनाना, यहाँ से रेफरेंस लेके बनाओगे तो ज़्यादा बेटर अपने आप को भी समझ पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आई होप इट हेल्प्स। तो यही था, ज़्यादा लंबा तो शायद नहीं हुआ होगा वीडियो, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एंड तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप ठीक ठाक कर रहे हो, ठीक है। यही था, जुड़े रहिए। जय हिंद।